हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय फाउंडेशन क्लासेस। और अभी चल रहा है हमारे फिजिक्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज, जिसमें हम लोग ले रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और फिजिक्स में भी चल रहा है हमारा ऑप्टिक्स। तो अभी तक के जो भी चैप्टर्स हो चुके हैं या जो भी क्वेश्चंस के सीरीज हो चुके हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहाँ से जाकर प्लेलिस्ट से सारा वीडियो देख सकते हो। चलिए, जो ऑप्टिक्स में बचे हुए क्वेश्चन हैं आज देखते हैं उनको कहाँ तक हो पाता है। तो अगला क्वेश्चन आपका कि एफ फोकस दूरी की नेत्रिका के एक हाइजेन आईपीस में नेत्रिका तथा फील्ड लेंस के बीच की दूरी क्या होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। शायद आप लोगों ने ये पढ़ाई कभी या नहीं पढ़ाई पता नहीं। हाइजेन आईपीस, ठीक है। हाइजेन आईपीस एक तरह का देखने का इंस्ट्रूमेंट होता है। ये आईपीस होता है और इसमें दो लेंस यूज़ किया जाता है। एक तो आपका नेत्रिका के पास यानी आईपीस हो गया, ठीक है। और एक और लेंस यूज़ किया जाता है जो आपको दूसरा वाला फील्ड लेंस दिया हुआ है ये। अब इसका एक खासियत हाइजेन आईपीस का ये होता है कि इसमें जो दोनों लेंस होता है इसका रेशियो होता है 3:1, यानी फोकल लेंथ का रेशियो होता है 3:1। यानी एक होता है 3f तो दूसरा होता है f। तो अब आपको यहाँ दिया हुआ है कि f फोकस दूरी की नेत्रिका, यानी आईपीस जो है वह उसका f है, यानी 1 का वैल्यू आपका f हो गया तो दूसरा क्या हो जाएगा 3f, ठीक है। और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो इनका डिफरेंस होता है, यानी 3f - f ये हो गया 2f। क्या आपको समझ में आई? तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आपसे पूछा जा रहा है। देखो, नेत्रिका तथा फील्ड लेंस के बीच की दूरी क्या होगी, ये हो जाएगी 2f। तो आपको यहाँ से 2-3 क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक आपको पूछा जाएगा कि फील्ड लेंस और नेत्रिका के बीच जो लेंस यूज किया जाता है इन दोनों के बीच का रेशियो क्या होता है फोकल लेंथ का, ये होता है आपका 3:1, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि जो आपको यहाँ पूछा गया नेत्रिका और फील्ड लेंस के बीच की दूरी कितनी होगी, ये होता है इनका डिफरेंस 2f। और तीसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है न्यूमेरिकल बेस्ड, आपको दे दिया जाएगा कि नेत्रिका का फोकल लेंथ है 6, ठीक है। तो अब फील्ड लेंस का आप फोकल लेंथ निकालो। तो आपको पता है कि ये क्या होता है 3:1, हमेशा यही होगा। और नेत्रिका का वैल्यू दिया हुआ है 6, तो इसका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि रात में तारे झिलमिलाते हैं क्यों? क्यों रात में तारे झिलमिलाते हैं, इसका क्वेश्चन इसका आंसर आप बखूबी जानते हो और आप बहुत बार आपने ये क्वेश्चन देखा है कि वायुमंडल में वायु का अपवर्तनांक बदलता है, इस कारण से तारे झिलमिलाते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि तारे के झिलमिलाने का कारण क्या है कि यह है एटमॉस्फेयर और इसमें बहुत सारे लेयर हैं। तो जब यहाँ से लाइट आता है तारों का तो ये बार बार रिफ्रैक्ट करता है, जिसके कारण से वो झिलमिलाता हुआ नजर आता है। अगला क्वेश्चन है, टेलीविजन सिग्नल एक विशिष्ट दूरी के बाद सामान्यतः टीवी सेट द्वारा ग्रहण नहीं किए जा सकते हैं, इसका कारण क्या है? देखो, आज मैं बहुत जल्दी जल्दी कवर करने का कोशिश करूंगा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें आज रिपीटेड आएंगे। मैंने उनको हटाया नहीं जानबूझ के, क्योंकि मेरा ये मोटिव था कि आपका थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। तो मैं बहुत ज़्यादा टाइम लूँगा नहीं, फटाफट मैं पढ़ता जाऊँगा आंसर, क्योंकि ये रिपीटेड है। मैंने जो भी एक्सप्लेन करना था वो पहले कर दिया है। तो कारण क्या है कि टेलीविजन सिग्नल अच्छे से नहीं पकड़ते हैं, वह है पृथ्वी का वक्रता। अगला क्वेश्चन है कि अप्रभावी तरंग किससे बनती है? अप्रभावी तरंग, आप इस वर्ड पे ध्यान दो, अप्रभावी तरंग किससे बनती है? अब देखो, अप्रभावी तरंग का आपको मतलब समझ में आना चाहिए कि अगर एक वेव इधर से आ रहा है, ठीक है, और एक वेव इधर से आ रहा है, दोनों का स्पीड समान है, तो ये दोनों आपस में टकरा जाएंगे और ये अप्रभावी हो जाएगा। तो आपका सही आंसर है क्या है कि विपरीत दिशा में चलित समान आकृति की दो तरंगें अप्रभावी तरंग का सेट बनाता है। अगला क्वेश्चन है कि पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो निम्नांकित मेनिस्कस होता है। तो पारे को आप क्या कर रहे हो, पारे को एक बर्तन में रख रहे हो तो मेनिस्कस उसका किस तरह से होगा, मेनिस्कस होगा उत्तल। मेनिस्कस आपको समझ में आया? देखो, जब मैं सीरीज करा रहा था पहले फिजिक्स क्वेश्चन का, वहाँ पे भी मैंने मेनिस्कस बताया था। आप देखो, पारे को जब रखोगे और पानी को रखोगे और कुछ और मटेरियल को रखोगे, 3 तरह का आपका मेनिस्कस बन सकता है। या तो इस तरह का बनेगा, ठीक है, या इस तरह का बनेगा, या बीच में प्लेन रह जाएगा। तो वही बोला जा रहा है कि जब पारे को आप डालते हो तो मेनिस्कस कैसा बनता है, तो मेनिस्कस बनता है उत्तल। अगला क्वेश्चन है, पदार्थ से वायु के लिए क्रांतिक कोण यानी क्रिटिकल एंगल 30 डिग्री है तो पदार्थ का अपवर्तनांक होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको निकालना है और आपको क्या दिया है, क्रिटिकल एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री क्रिटिकल एंगल है। और वायु से पदार्थ से वायु के लिए यानी उस पदार्थ से वायु में वो एंटर कर रहा है, तब आपको ये सारे कंडीशंस दिए हुए हैं। अब आप जानते हो कि अगर
क्रिटिकल एंगल आपको दिया हुआ है तो उसका अपवर्तनांक आप बहुत ही इजीली निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, इसका एक फॉर्मूला होता है। वो क्या होता है, अब देखो सबसे पहले आपको एक चीज़ यहाँ से याद रहना चाहिए कि आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हो। फॉर्मूला में मैं अक्सर रिप्रेजेंट इसी तरह से करूँगा, ये होता है म्यू, ठीक है। म्यू से आप रिप्रेजेंट करते हो, ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वो होता है 1/sin c। क्या होता है 1/sin c। ये sin c क्या है, c है आपका क्रिटिकल एंगल। तो यहाँ से आपका क्रिटिकल एंगल था 30 डिग्री, तो यहाँ से हो जाएगा आपका sin 30, और sin 30 का वैल्यू कितना होता है, ये होता है 1/2, तो 1/1/2 ये हो जाएगा आपका 2। बहुत इजीली आपने निकाल लिया, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया। अब इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए क्योंकि इसमें कुछ डिफ़िकल्टी वैसा है नहीं। तो आपका इसका अपवर्तनांक कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। अच्छा क्वेश्चन था। देखो ये सारे इजी क्वेश्चंस हैं और एग्जाम में आप आसानी से इसको बना सकते हो। अगला क्वेश्चन है कि दो पतले लेंस एक दूसरे के पास रखे हुए हैं, उनके संयोजक की फोकस दूरी कितनी होगी। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इससे आपका एक न्यूमेरिकल और क्लियर हो जाएगा। क्या बोला जा रहा है कि दो लेंस, पतले पतले लेंस को आपने एक दूसरे के पास रखा हुआ है तो उनके संयोजक की फोकस दूरी कितनी होगी। तो ये है आपका एक लेंस, ये है दूसरा लेंस। तो इन टोटल जो कॉम्प्लेक्स आपका एक कंपाउंड लेंस बन गया, इसका पूरे का फोकल लेंथ क्या होगा, फोकस दूरी क्या होगी, आपको ये बताना है। तो ऐसे केस में आपको जो एक फॉर्मूला होता है वो याद रखना पड़ेगा। इस तरह का अगर हम लोग कोई भी लेंस, अगर हम लोग दो पतले पतले लेंस को लेकर एक कंपाउंड लेंस बनाते हैं तो उसका जो फोकल लेंथ होगा वो क्या होगा। उसका फॉर्मूला होता है 1/f = 1/f1 + 1/f2। आई होप कि आपको ये फॉर्मूला याद रहेगा। ये होता है जब आप कोई भी पतले पतले लेंस को लेकर एक दोनों को चिपका कर एक अलग सा लेंस बनाते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या बोला जा रहा था, क्या क्या होगा ये आपको कंपेयर करना है। तो अब देखो अगर दो लेंस है और 1/f1 + 1/f2 करते हो, ठीक है, तो जो भी फाइनल आंसर आएगा क्या वो f1 और f2 से कम होगा या ज़्यादा होगा। तो एक एग्जांपल लेकर आप देखो, हमेशा ये कम ही होगा। जैसे मान लो दो था, दोनों का जो फोकल लेंथ था वो था 2। अब आपका 1/2 + 1/2 ये हो गया आपका 1। अब देखो क्या उन दोनों से कम है, ये दोनों का था 2 और अब आपका आ गया 1, यानी इन दोनों से अगर मिक्स कर देते हो दोनों को, इस तरह से स्ट्रक्चर बनाते हो तो आपका कम हो जाता है फोकल लेंथ उसका, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, कम फोकस दूरी से, सॉरी कम फोकस दूरी से कम, ये कम नहीं, फोकस दूरी से कम होगा, ठीक है। तो जो संयोजन बना है इसका फोकल लेंथ पहले वाले लेंस से फोकल लेंथ इसका कम होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है कि एक लड़की एक बड़े समतल दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर खड़ी है। वह दर्पण की ओर कितना चले वह अपने प्रतिबिंब से 2 मीटर दूर हो जाए। बहुत अच्छा क्वेश्चन, एक न्यूमेरिकल आपका फिर से आया। देखो इस तरह के क्वेश्चंस को लेने का मेरा एक मोटिव ये था कि जो भी अभी तो मैंने ये चैप्टर पढ़ाया नहीं है, ठीक है, और जो भी आपके छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स हैं वो आपको यहाँ पर क्लियर कर दूँ मैं, ताकि एग्ज़ाम में अगर इससे क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप इसको बना लो, ठीक है। तो एक बार फिर से आप क्वेश्चन पढ़ो और क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक लड़की एक बड़े से समतल दर्पण के सामने खड़ी है 5 मीटर दूर। अब आपको बोला जा रहा है कि यह कितना दूर चले ताकि प्रतिबिंब में वह 2 मीटर दूर हो जाए, ठीक है। तो अब इसको आप समझिए जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पर। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट दिमाग में रहना चाहिए कि आप देखो कि कोई भी पर्सन अगर एक सिंपल सा जो आपका प्लेन मिरर है उसके सामने खड़ा है तो जितना डिस्टेंस आप इसको याद रखना, जितना डिस्टेंस ये मिरर की तरफ मूव करेगा उतना ही डिस्टेंस इमेज में उसका पीछे जाएगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है आपको कि उसके बीच का डिस्टेंस जो है वो 2 मीटर का बचना चाहिए और अभी वो मिरर से कितने दूरी पर है, ये है आपका 5 मीटर पे। अब अगर दो उसके और उसके इमेज के बीच में 2 मीटर का डिस्टेंस बचा, मान लो ये है वो और ये है उसका इमेज, इनके बीच का डिस्टेंस है 2 मीटर, तो ये मिरर से 1 मीटर दूर इधर होगा, तभी तो इमेज इसका 1 मीटर दूर इधर बनेगा, यानी इन दोनों को मिलाकर हो गया 2 मीटर। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया, इसलिए मैंने बोला कि मैं अभी जो बोल रहा हूँ आप वो समझना। ये है मिरर, ये है 5 मीटर की दूरी पर यहाँ खड़ा, ठीक है। अब आपको बोला जा रहा है कि इसके और इमेज के बीच में, यानी ये जो इमेज अभी बनेगा वो यहाँ से 5 मीटर दूरी पर बनेगा, ठीक है।
लेकिन अब आपको बोला जा रहा है कि इसके और इसके बीच की दूरी 2 मीटर रह जाए। अभी देखो 5 इधर 10 है, तो 2 मीटर आने के लिए ये कितना आ जाएगा इधर, यहाँ ये अपने और मिरर के बीच में जो डिस्टेंस रखेगा वो रखेगा 1 मीटर, ताकि यहाँ से इसका इमेज जो बने 1 मीटर पीछे बने। तो अब इस 1 मीटर और 1 मीटर को मिलाकर हो गया 2 मीटर। तो आपका क्वेश्चन सेटिस्फाई हो गया। तो इसको इधर कितना चलना पड़ेगा, ये चलना पड़ेगा 4 मीटर। आई होप कि आपको समझ में आए। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था देखो, अब एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ लो ताकि जिसको समझ में नहीं आया तो उसको आ जाए। कि एक लड़की एक बड़े से समतल दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर खड़ी है, वह दर्पण की ओर कितना चले वह अपने प्रतिबिंब से 2 मीटर की दूर हो जाए। यह अगर मिरर है तो यहाँ से 1 मीटर प्रतिबिंब और 1 मीटर ये, यानी दोनों के बीच का डिस्टेंस 2 मीटर। और इसको चलना कितना पड़ेगा इस 2 मीटर के लिए, क्योंकि इसको तो 1 ही मीटर रखना है, 1 मीटर तो खुद ब खुद इमेज अपना बना लेगा। तो इसको यहाँ से यहाँ 4 मीटर खिसकना होगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी, 4 मीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक निम्नलिखित में से कौन सी तरंगें ध्रुवित यानी पोलराइज्ड नहीं की जा सकती है। तो पोलराइज किस तरंगों को नहीं किया जा सकता है, ये है आपका ध्वनि तरंगों को। ध्वनि तरंगों को आप पोलराइज या ध्रुवीकरण उसका नहीं कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, एक लाल हरे झंडे को हरे प्रकाश में देखने पर वह कैसा दिखाई देगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब इसमें थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि देखो, लेकिन कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसमें लाल है और हरा है, और आप इस कंबाइंड झंडे को आप देख रहे हो किस में, आप देख रहे हो ग्रीन लाइट में। तो अगर ग्रीन लाइट में आप देखते हो तो ग्रीन कलर का चीज़ आपको ग्रीन ही नज़र आएगा, लेकिन रेड कलर का चीज़ आपको किससे से नज़र आने लगेगा, ये आने लगेगा ब्लैक। तो आपको जो पूरा झंडा दिखेगा वो दिखेगा काला और हरा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रकाश की प्रकृति का कौन है, यानी प्रकाश किसके समतुल्य, प्रकाश का प्रकृति किसके बराबर है। यह है आपका एक्स किरण। ठीक है, एक्स किरण प्रकाश की प्रकृति समान है। एक्स किरण और प्रकाश की प्रकृति इन दोनों का समान है। एक्स किरणों का खोज कब हुआ था, एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जाता है। तो ये 1895 में रोंटगन ने इसकी खोज की थी। अगला क्वेश्चन है कि पानी से भरे तालाब की गहराई कम दिखाई देती है, यह निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। किसके कारण पानी से भरा तालाब जो है उसका गहराई कम प्रतीत होता है। तो वो है आपका अपवर्तन के कारण। किसके कारण, अपवर्तन के कारण। तो देखो, अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन, इससे अलग अलग क्वेश्चन बदल के आपसे पूछा जाता है। अब आपको ये कॉन्सेप्ट समझना है कि कहाँ से पूछा जा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी लेंस का आधा भाग काले कागज से ढक दिया जाए तो उसके द्वारा उत्पन्न प्रतिबिंब कैसा होगा। देखो, क्या आपको एक कंडीशन दे दिया गया कि आपके पास एक लेंस है जिसको आप क्या कर रहे हो, उसका आधा भाग काले कपड़े से ढक रहे हो। तो अब उसको में बोला जा रहा है कि बना प्रतिबिंब कैसा होगा, जो इमेज उस पर बनेगा वो कैसा होगा। तो कैसा होगा उसका इमेज, वो होगा उसकी चमक से, उसकी जो चमक होगी वह कम हो जाएगी। ठीक है, जो इमेज बनेगा उसका चमक कम हो जाएगा क्योंकि आपने काला कपड़ा से उसको लपेटा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तरंगों के तरंग दैर्घ्य का बढ़ता हुआ क्रम क्या है। तरंग दैर्घ्य यानी वेवलेंथ, वेवलेंथ का बढ़ता हुआ क्रम क्या है। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। वेवलेंथ का बढ़ता हुआ क्रम आपका 2 नंबर है। देखो, सबसे पहले आएगा 4 यानी बैगनी, और सबसे ज़्यादा जो तरंग दैर्घ्य होता है वो होता है आपका, ध्यान रखना, वो लाल का, और सबसे कम होता है बैगनी का। तो सबसे पहले आपका यह बैगनी, बैजानी है पिनाला, अगर आपको याद है तो आप आसानी से लगा सकते हो। तो आपका आ गया बैगनी, उसके बाद जा से जामुनी, ठीक है 2, उसके बाद बैजानी नहीं है, हरा नहीं है, पी से पीला, उसके बाद आ जाएगा आपका पीला, और उसके बाद पीनाला, ना से आ जाएगा नारंगी। तो आपका ये है सही ऑप्शन। ठीक है, अगर आपको वो चीज़ याद है तो आप आसानी से ऐसे क्वेश्चंस को बना सकते हो। अगला क्वेश्चन है कि लाल रंग की तरंग दैर्घ्य से अधिक तरंग दैर्घ्य के प्रकाश को क्या कहते हैं। अगर वैसा कोई प्रकाश जिसका लाल रंग से अधिक तरंग दैर्घ्य हो तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अवरक्त तरंग। क्या बोलते हैं, अवरक्त तरंग। ठीक है, अवरक्त तरंग का जो फ्रीक्वेंसी होता, सॉरी वेवलेंथ होता है, वो कितना होता है, वो होता है 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम। ये होता है आपका अवरक्त किरण का। तो आप इसको ध्यान में रखना, 3900 से लेकर 7800 तक। तो लाल रंग की तरंग दैर्घ्य से अधिक तरंग दैर्घ्य किसका होता है, ये होता है अवरक्त
किरण का, और लाल रंग का कितना होता है, तो ये होता है 6563 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, लाल रंग का यही होता है, तो इससे अधिक है अवरक्त किरण। अगला क्वेश्चन है कि समतल दर्पण ए तथा बी परस्पर कोण पर स्थित हैं। प्रकाश किरण ए पर आपतित होकर परावर्तित होती है तथा फिर बी पर आपतित होकर परावर्तित होती है। यह किरण आपतन की विपरीत दिशा में बाहर निकलती है, तो दर्पण के बीच कोण का मान क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, देखो दो मिरर रखा गया है, ठीक है, वह किसी ना किसी एंगल पर होगा, किस एंगल पर है ये आपको नहीं पता है, लेकिन आपको बस एक ही बात पता है कि ये इंसिडेंट यहाँ से हुआ, फिर ये रिफ्लेक्ट होकर इस दूसरे मिरर पे पड़ा और फिर यहाँ से बाहर हो गया। जो बाहर हुआ और जो अंदर आया था वो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है। बस इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके आपको इसका पूरा सॉल्यूशन निकालना है। देखो इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको इसका इमेज समझना होगा कि ये देखो ये आपका दो मिरर है, ठीक है, ये किसी एंगल थीटा पर रखा हुआ है। आपको बोला गया कि एक रे इंसिडेंट हुआ पहले वाले मिरर पे, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होके दूसरे वाले मिरर पे गया और यहाँ से फिर ये बाहर चला गया रिफ्लेक्ट होके। तो ये था पूरा इसका डायग्राम। अब आपको ये समझना है कि इस एंगल को कैसे निकालेंगे। तो देखो जब ये पहला वाला इंसिडेंट रे आया और दूसरा वाला ये फाइनली जो बाहर निकला, ये आपको बोला गया अपोजिट डायरेक्शन में, इसका मतलब ये दोनों लाइन हमेशा पैरेलल होगा, क्योंकि अगर इधर से आया है और इधर को गया है और अपोजिट डायरेक्शन में, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे को कभी मिलेंगे नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि ये पैरेलल है। पहला कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे ये लगाना था। दूसरा देखो आपका यहाँ पर इंसिडेंट रे, ठीक है, तो आप जानते हो इंसिडेंट रे जहाँ से पड़ता है वहाँ पर हम लोग नॉर्मल खींचते हैं। इधर का भी ये वाला नॉर्मल हो गया, ये आपका नॉर्मल, और नॉर्मल जो होता है वो प्लेन से हमेशा 90 डिग्री होता है, ये भी आपको पता है। तो अब देखो नॉर्मल से ये एंगल कितना बना रहा है I1, और रिफ्लेक्टेड एंगल भी इसका कितना हो जाएगा I1। आप जानते हो कि जितना इंसिडेंट एंगल होता है उतना ही रिफ्लेक्टेड एंगल होता है, तो आपका दोनों हो जाएगा I1 और उसी तरह सिमिलरली दूसरे वाले केस में भी वही हो जाएगा, I1 इसका इंसिडेंट एंगल और I2 रिफ्लेक्टेड एंगल। ये सारी बातें आपको समझ में आ गई। अब जो हम लोग को कॉन्सेप्ट यूज करना है वो ये करना है कि आपको पता है कि ये क्या है, ये है आपका नॉर्मल, और नॉर्मल प्लेन से कितना एंगल बनाता है 90 डिग्री। अब देखो अगर आप यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट यूज करते हो तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है। पहला कॉन्सेप्ट ये दो लाइन पैरेलल लाइन है और इनके बीच का ये दोनों एंगल का सम हमेशा 90 डिग्री होता है। ये आपका ज्योमेट्री का केस है, ये आपको पता होना चाहिए कि दोनों एंगल का सम हमेशा 90 डिग्री 180 डिग्री होता है। 90 डिग्री नहीं 180 डिग्री होता है इन दोनों एंगल का सम, ठीक है। और दूसरा ये अगर ये नॉर्मल है तो यहाँ से यहाँ तक का मेजरमेंट 90 डिग्री होगा। ये दो चीजें आपको अप्लाई करना है, फिर आपका सॉल्व हो जाएगा। तो चलो अब मैं बताता हूँ आपको। देखो मैंने बताया कि I1 2I1 ऊपर वाला आपका यहाँ तक पूरा हो गया I2, उसी तरह से ऊपर हो गया I1, तो 2I1 प्लस 2I2 ये इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये इक्वल टू हो जाएगा 180। अभी मैंने बताया ये हमेशा पैरेलल लाइन में ये होता है, ठीक है। तो यहाँ से आ गया आपका I1 प्लस I2 ये इक्वल टू 90 डिग्री, ये आप साइड में रख लो, ये अभी यूज करने वाले हम लोग। दूसरा केस आपका क्या था, ये देखो ये मैंने बताया था 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा क्योंकि ये नॉर्मल है और नॉर्मल हमेशा प्लेन से 90 डिग्री पर होता है, ठीक है। तो यहाँ इस एंगल का ट्रायंगल में इस एंगल का मेजरमेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 माइनस I1 और इस एंगल का हो जाएगा 90 माइनस I2। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। तो अब आप अगर इस पूरे ट्रायंगल में लेते हो ये AB और ये C मान लेते हैं हम इसको, ABC ट्रायंगल में लेते हो तो ये आपका हो गया 90 माइनस I1 और ये हो गया 90 माइनस I2 और ये है थीटा। तो इन सब का सम भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 180 डिग्री, ये आप जानते हो। तो यहाँ से आप फाइनली लिख सकते हो 90 माइनस I1 प्लस 90 माइनस I2 प्लस आप मान लो इसको थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से आप 90 प्लस 90 180 हो जाएगा, तो ये पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। 180 इधर भी 180 इधर ही कट जाएगा। तो यहाँ से आपका फाइनली आ गया माइनस I1 प्लस I2 प्लस थीटा इक्वल टू 0, ठीक है। यानी यहाँ से आप फाइनली आपका आ जाएगा थीटा इक्वल टू I1 प्लस I2 और ये हमारा कितना निकला हुआ था, ये निकला हुआ था 90। तो ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया तो फिर आप कोई भी क्वेश्चन आसानी से बना सकते हो। तो आपका आंसर हो गया थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो आपका आंसर हो गया 4।
अगला क्वेश्चन है कि जल सतह पर तेल की पतली परत रंगीन क्यों दिखाई देती है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, क्यों दिखाई देती है, इसका क्या कारण है। इसका कारण है व्यतिकरण, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं इन्फेरेंस। क्या बोलते हैं, इन्फेरेंस, या हिंदी में इसको बोलते हैं व्यतिकरण। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करता है, हम लोग को टाइम वेस्ट नहीं करना है इस पर। अगला है आकाश इसके कारण नीला दिखाई देता है। आकाश किस चीज के कारण नीला दिखाई देता है, तो ये दिखाई देता है रेले परिकिरणन के कारण। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, क्योंकि परिकिरणन आप जानते हो, लेकिन किस तरह के परिकिरणन के कारण नीला दिखाई देता है, तो ये देता है रेले परिकिरणन के कारण। ये देखो एसएससी टाइप 1 का क्वेश्चन है 2014 का, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि आकाश किसके कारण नीला दिखाई देता है, तो रेले परिकिरणन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। ठीक है, क्यों, अब लॉर्ड रेले ने इस थियरी को दिया था, वो मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगा, तो लॉर्ड रिले ने दिया था, इसी कारण से हम उसको बोलते हैं रिले परिकिरणन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिघटना प्रयुक्त की जाती है। अब ये एक क्वेश्चन देखो, एक ऐसा क्वेश्चन है जहां पर आपको डाउट हो सकता है। अगर आपने कम पढ़ा है तो आप मारोगे इसका मारीचिका, और अगर थोड़ा सा आपने ज्यादा पढ़ा है तो आप इसको इंद्रधनुष को भी इंक्लूड करोगे, क्योंकि इंद्रधनुष में भी आपका जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का प्रॉपर्टी है वो यूज किया जाता है। तो अब देखो ये एसएससी का क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको नेग्लेक्ट नहीं किया, मैंने ये ले लिया कि अगर दोनों साथ में रहे तो आपका आंसर हो जाएगा मारीचिका का निर्माण। ठीक है, क्यों हो जाएगा, क्योंकि प्राइमरी जो आपका केस आता है वो आता है मारीचिका यानी मिराज के फॉर्मेशन में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का काम, और इंद्रधनुष के निर्माण में भी यूज होता है ये, लेकिन ये सेकेंडरी फैक्टर है। इंद्रधनुष के निर्माण का सेकेंडरी फैक्टर हो जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसलिए दोनों में से अगर एक को चुनना हो तो आप मारीचिका का निर्माण चुनोगे, अगर दोनों रहता तो हम लोग दोनों को कंसिडर करते। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी तरंगें ध्रुवित की जा सकती है, यानी पोलराइज किया जा सकता है। कौन से तरंग को पोलराइज हम लोग कर सकते हैं, तो ये आपका प्रकाश तरंग, जिसको हम लोग पोलराइज कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि समुद्र की सीपी किस कारण से सुनहरी दिखाई देती है। तो सीपी किस कारण से सुनहरी दिखाई देती है, इसका क्या कारण है, तो इसका कारण है ध्रुवन। क्या कारण है, ध्रुवन यानी पोलराइजेशन। पोलराइजेशन के कारण ही जो सिप होता है समुद्र में वो आपको कैसा दिखाई देता है। अच्छा, ये सिप सी सेल टाइप से होता है। ठीक है, सी सेल इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो किसके कारण से वह सुनहरी दिखाई देती है, गोल्डन कलर का दिखाई देती है, तो यह इसका कारण क्या है, इसका कारण है पोलराइजेशन। अगला क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष किस कारण से बनता है। तो इंद्रधनुष के बनने का कारण क्या है, इंद्रधनुष के बनने का कारण है अपवर्तन और परावर्तन। क्या है, अपवर्तन और परावर्तन, यानी रिफ्लेक्शन और आपका रिफ्लेक्शन दोनों होता है इसमें, इस कारण से आपका बनता है इंद्रधनुष। ठीक है, और अभी इसमें एक केस और आप इंक्लूड कर सकते थे, वो था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जो यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि यदि एक अवतल दर्पण में वस्तु एवं प्रतिबिंब दोनों वक्रता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब होगा। अब यहाँ पर आपका जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था वो था आपका उत्तल लेंस का। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपका अवतल दर्पण पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आप एक चीज दिमाग में रखना, जो आप उत्तल लेंस के लिए अप्लाई करते थे वो सेम टू सेम आप अवतल दर्पण के लिए भी यूज कर सकते हो। ठीक है, अब अगर आपको याद है तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, यदि अवतल दर्पण में वस्तु एवं प्रतिबिंब दोनों वक्रता केंद्र पर हैं। ठीक है, वस्तु भी वक्रता केंद्र पर है और प्रतिबिंब दोनों वक्रता केंद्र पर है, तो प्रतिबिंब होगा। तो याद करो मैंने आपको बताया था कि वक्रता केंद्र इसको 2f से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं और फोकस को f से करते हैं। तो अगर दोनों चीज 2f पे हो तो ये वस्तु का आकार जो है वह समान होगा, जिस तरह से वस्तु का आकार है वही उसका इमेज का आकार भी होगा। तो ये मैंने आपको कॉन्वेक्स लेंस में बताया था, और कॉन्वेक्स लेंस में जो प्रॉपर्टी आप यूज करते हो कॉनकेव में भी आप सारा प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो। कॉनकेव मिरर, आप ध्यान रखना, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव मिरर इन दोनों का प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। अगला क्वेश्चन है कि यदि आपसे किसी भली भांति प्रकाशित पेंटिंग के प्रतिबिंब को दीवार पर प्रक्षेपित करने के लिए कहा जाए तो आप इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित प्रकाशीय युक्तियों में से किसे चुनेंगे। तो किसको आप चुनेंगे, तो आप इसमें उत्तल लेंस चुन सकते हैं। ठीक है, उत्तल लेंस के मीडियम से। अब देखो दर्पण तो आप इस तरह भी यूज नहीं कर सकते, क्योंकि दर्पण पर इमेज बन जाएगा और आपको इमेज कहाँ बनाना है, दीवार पर। तो आपको दर्पण नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए, लेंस। और अगर सामने सबको बनाना है तो आपको उत्तल लेंस चाहिए। उत्तल लेंस से आप आसानी से इमेज दीवार पर बना सकते हो।